औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ENG 201 का लेक्चर नंबर 37 से ऑनवर्ड तकरीबन पाँच सात लेक्चर इस वीडियो में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा मैं, और कोशिश करूँगा कि सारे लेक्चर्स ही इसी में कवर कर दूँ। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है वीडियो, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था, बिज़ी था मैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक या दो वीडियो में सारे लेक्चर आपको बता दूं। और ये आज का हमारा जो लेक्चर है, ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। अगले जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे, बहुत ज़्यादा आसान सी चीज़ें रह गई हैं सिर्फ। ठीक है, मतलब आसान चीज़ें हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, लेकिन हैं इंपॉर्टेंट। ये भी याद रखें, ये जो लास्ट वाले लेक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने ये काफ़ी मतलब तवज्जो से इनको समझना है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं स्किप ना करवाऊँ, और जो कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं आपको इंशाल्लाह नहीं करवाऊँगा। अच्छा जी, तो आपसे रिक्वेस्ट इससे पहले यही है कि मैंने अगर टाइम निकाला आप लोगों के लिए, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज रिव्यू ही है, इसमें लैंग्वेज के बारे ही देखेंगे, सेंटेंसेस। ठीक है, किस तरह से हमने जो है इसको कवर करना है। तो लेक्चर आउटलाइन में देखें, लैक ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, जो पैरेलल होता है, आपको पैरेलल को पता होना चाहिए, इसको हम डिस्कस करते हैं। चौपी सेंटेंसेस देखेंगे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, लैक ऑफ पैरेललिज्म। अच्छा, आपको पता होगा कि पैरेलल क्या होता है। पैरेलल ये देखें, ये होता है कि इधर मैं आपको समझा नहीं सकता लाइन लगा के, कि अच्छा दो लाइनें हों बिल्कुल एक दूसरे के सामने हों। ठीक है, तो वो दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल लाइनें होती हैं। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब यह है कि एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के। तो इसमें जो हम सेंटेंस लिखते हैं, इसमें बता वो ये रहा है कि लैक ऑफ पैरेललिज्म, यानी कि जो आप क्या करते हैं कि जब पैराग्राफ लिखते हैं उसमें जो हेडिंग्स होती हैं ना, वो पैरेलल नहीं होती। ठीक है, यानी कि पैरेलल नहीं होती, इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती, यानी कि बराबर नहीं होती। एक हेडिंग लाइन के स्टार्ट पे है, और तो दूसरी हेडिंग आप लाइन के दरमियान में दे रहे हैं, और तीसरी लाइन के एंड पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं लैक ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, यानी कि इसमें पैरेलल जो है वो नहीं है। तो ये चीज़ जो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, ये चीज़ आपने नहीं करनी। ठीक है, यानी कि पैरेलल आपकी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स होनी चाहिए, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। उसके बाद आता है चौपी सेंटेंसेस। जी, चौपी सेंटेंसेस वो होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, तो आपने जस्ट उसको बिल्कुल थोड़े से अल्फाज में बता दिया, तो वो होते हैं चौपी सेंटेंसेस। यानी कि ये आपने सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई आपको कह दे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप कह दें फॉर एग्जांपल मेरा नाम आमिर है, मुझे कोई कहे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैं कहूँ मोहम्मद आमिर, तो ये चौपी सेंटेंस है। क्योंकि इंट्रोड्यूस का मतलब है मैंने अपना नाम भी बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, इस तरह से मतलब कि पूरी डिटेल बतानी है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। तो ये जो है फिर चौपी सेंटेंस नहीं होगा। अगर बिल्कुल शॉर्ट सा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं चौपी सेंटेंसेस। तो ये हमने अवॉइड करने हैं, इनको इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद बाकी कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, MCQs आ सकते हैं। आपको इस चीज़ का तो आइडिया होगा कि बहुत सी फाइल्स, VU के स्टूडेंट्स को बहुत सी MCQs फाइल्स मिल जाती हैं, तो MCQs के लिए ये इतना सारा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह आपकी उन फाइल्स में से कवर हो जाएगी। उसके बाद डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है, ये डेफिनेशन आपने करनी है। देखिए, इसमें समझाने वाली कोई बात भी नहीं। ठीक है, ये आपको कुछ जो आसान सी चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा, खुद करनी है, और जो समझाने वाली चीज़ होगी मैं समझा दूंगा। डैंगलिंग मॉडिफायर की डेफिनेशन करें, डबल नेगेटिव्स। डबल नेगेटिव का मतलब यह है कि एक ही सेंटेंस में दो मरतबा नॉट या नेगेटिव चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी।
एक वक्त में एक ही नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल नेगेटिव हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करना। इन इंग्लिश यूजिंग टू नेगेटिव वर्ड्स टू एक्सप्रेस वन नेगेटिव आइडिया क्रिएट्स अ पॉजिटिव रादर देन द नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। वो कहता है कि अगर इंग्लिश में आप एक की बजाय दो नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने एक नेगेटिव इस्तेमाल करना है, डबल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करना। फॉल्टी कंपैरिजंस, जो आप कंपैरिजन करते हैं तो उसमें फॉल्ट हो, फॉर एग्जांपल आपको आसान सी बात मिसाल दे देता हूँ कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, देखें आप कंपैरिजन इंसान का किसी परिंदे के साथ करने लग जाएं। अब परिंदा क्या करता है, परिंदा उड़ सकता है, इंसान उड़ नहीं सकता, ठीक है। अब इंसान जो है वो भाग सकता है, परिंदा भाग नहीं सकता। तो ये क्या है, ये कंपैरिजन तो हम कर रहे हैं इसका, लेकिन ये फॉल्टी है, इसमें फॉल्ट है, यह कंपैरिजन बनता ही नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं फॉल्टी कंपैरिजन, या आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। इसके बाद नॉन पैरेलल कंपैरिजन, जो पैरेलल ना हो वो कंपैरिजन, ठीक है। ये एग्जांपल बड़ी बेहतरीन दी गई है। ही लाइक्स क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल, ये इनकरेक्ट है। ही लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। ये देखें ये इनकरेक्ट क्यों है, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि वो जो लाइक करता है वो क्रिकेट को और खेल रहा है वो फुटबॉल, देखें ना इनकरेक्ट हो गया, इसमें पैरेललिज्म नहीं है। तो नीचे वो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों को लाइक करता है, तो ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इनकम्प्लीट कंपैरिजंस, कि जो कंपैरिजन इनकम्प्लीट हो, ये तो सिंपल सी बात है कि जो कंप्लीट ही ना हो। ये बाकी आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं, नीचे एग्जांपल दिया उससे पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट्स, तो ये थोड़ा सा देख लें, कहता है ये इन योर चॉइस ऑफ टेंस मोड। अच्छा, ये बस ना थोड़ा सा अपने MCQs के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस लेक्चर में, यही था। अब नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, लेक्चर नंबर 38, लैंग्वेज रिव्यू। अच्छा जी, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपको समझाऊंगा। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स जो मेरे हैं उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो भी अगर आप में से किसी ने नहीं देखे तो शॉर्ट नोट्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ENG 201 शॉर्ट नोट्स फॉर फाइनल टर्म बाय आमिर, ये सर्च करें आपको टॉप पे मिल जाएंगे। अच्छा जी, तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज क्या होती है, ये बस आपने थोड़ा सा रीड करना है। वेग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन और MCQs भी आ जाता होता है। वेग लैंग्वेज एंड ऑर्नेट लैंग्वेज, डिफरेंस आ जाता होता है दोनों में, या कोई एक भी आ सकती है कि वेग लैंग्वेज और ऑर्नेट लैंग्वेज में डिफरेंस बताएं। देखें, पढ़ तो आप लेंगे, मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। वेग लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम घुमा फिरा के बात करते हैं, ठीक है, जिसमें बात को गोल मोल करके तो रिप्रेजेंट करते हैं, सीधी बात नहीं करते, उसको कहते हैं वेग लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि ये वेग बात कर रहा है बंदा। आम अल्फाज में भी हम जो आम डिस्कशन में भी कहते हैं कि यार ये बंदा ना बात सीधी नहीं कर रहा, तो वो वेग लैंग्वेज होती है, ठीक है। वो घुमा फिरा के बात करना, उसको कहते हैं वेग लैंग्वेज, ठीक है। वो कहता है अमाउंट ऑफ डिटेल इन योर राइटिंग विल डिपेंड ऑन योर ऑडियंस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर रहा था। डिटेल का मतलब ये है कि बातें पास से, आपको पता है जब कोई बात घुमा के करनी हो ना, तो वो बजाय इसके कि छोटी सी बात करे, वो ज़्यादा बातें मिला के तो फिर घुमा फिरा के बात करता है, तो इसको कहते हैं वेग लैंग्वेज। तो इससे आपने अवॉइड करना है। और ऑर्डिनेट लैंग्वेज का मतलब है कि डायरेक्ट वर्ड्स में आप कोई भी बात जो है वो बता दें, तो ये ऑर्डिनेट लैंग्वेज होती है। कहता है यूज़ द सिंपलेस्ट मोस्ट डायरेक्ट वर्ड्स पॉसिबल, यानी कि ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज होती है थोड़े से अल्फाज में। नीडेड, ठीक है, नीडेड 24 सेंटेंसेस में वो भी थोड़े से अल्फाज होते हैं, लेकिन वो नीडेड भी नहीं होते, जो नीडेड जिससे समझ आ सके अगले बंदे को। तो ये दोनों में डिफरेंस था और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद बायास लैंग्वेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायास लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिसमें दो, यानी कि समझ लें सेक्सेस की बात हो रही हो, दो सेक्सेस की, ठीक है। जैसे वो कहता है एज बायास्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, एज, फिजिकल एबिलिटी, ठीक है। ये सेक्स की बेस पर हो सकता है कि मेल है या फीमेल है, एज की बेस पर हो सकता है, फिजिकल एबिलिटी यानी कि कोई फॉर एग्जांपल जो है वो चल नहीं सकता, ठीक है, कोई सही देख नहीं सकता, तो ये जो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं उसकी। अच्छा, उसके बाद कोई मेल हो सकता है, फीमेल, एज किसी की कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये जो बायास लैंग्वेज में सारा कुछ आता है। इसके बाद आ जाता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का आई थिंक अब
आपका ये लेवल नहीं कि आपको समझाया जाए। पंक्चुएशन आपको पता होना चाहिए कि जो है क्लैरिफाई हाउ वर्ड्स क्लासेस एंड सेंटेंसेस फिट टुगेदर, के मुख्तलिफ क्लासेस को मुख्तलिफ सेंटेंसेस को आपस में फ़िट कैसे करना है, कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन होती है। इसके बाद जो एलिमेंट्स इन अ सीरीज़, ये जस्ट आपने जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। रीड आपने ये लाजमी करना थोड़ा थोड़ा सा। नेक्स्ट लेक्चर 39, इसमें आ जाता है हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ से, हाँ जी, कॉलन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आ ही जाते होते हैं, एमसीक्यूज़ ज़्यादातर आते हैं। कॉलन, सेमी कॉलन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है। अब अच्छा देखिए ले, ये मैं अब आपको ना ज़रा 2-3 मिनट में ये लेक्चर समझा दूंगा, क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों से, आप वाकिफ़ हैं, ठीक है। ये देखें सेमी कॉलन क्या होता है, आपको पता है सेमी कॉलन क्या होता है। जो 2 लाइनें लगा के, ये आपको यहाँ मैं हाईलाइट नहीं कर सकता, नहीं तो बताऊँ, तो ये सेमी कॉलन होता है, ठीक है। जो ऊपर एक निशान और नीचे कॉमा हो तो ये क्या होता है, सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन कहाँ कहाँ आता है, ये आपने ये क्योंकि याद करने वाली बात है कहाँ कहाँ आता है, तो ये आपने नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन हम लिखें तो क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क आता है, ये सबको पता है। तो वो क्वेश्चन मार्क को इसका इस्तेमाल क्या है, ये कहाँ आता है, वहाँ जब कोई क्वेश्चन हम कर रहे हो किसी से, ठीक है। तो ये देख लें, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके बाद अपोस्ट्रोफ्स क्या होता है, यूज अपोस्ट्रोफ्स टू फॉर्म द पैसिव केस ऑफ नाउन्स एंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस एंड कंट्रैक्शंस ऑप्शनली। अच्छा, वो कहता है इसको इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें, क्या करने के लिए, फॉर्म द पैसिव केस ऑफ नाउन्स एंड इन डिफाइंड प्रोनाउंस को डिफाइन करने के लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा, क्लैरिटी आएगी, ठीक है। किस में आएगी, आपके पैराग्राफ में क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन मार्क अगर इस्तेमाल करेंगे फिर भी क्लैरिटी आएगी, यानी कि आपका स्टाइल अच्छा हो जाएगा। ये भी चीज़ें याद रखेंगे ये क्यों इस्तेमाल करती हैं। सेमी कोलन इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे अंदाज से समझ सकेंगे कि यहाँ वक्फा है, क्यों किया है, ठीक है। कोटेशन मार्क क्या होता है, ये देखें, ये वही चीज़ें हैं। ये कोटेशन मार्क क्या होता है ये आपने देख लेना है। असल में ये हर, मेरे ख्याल से हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा आप लोगों को इन चीज़ों का पता हो, ठीक है। हाइफन्स क्या होता है, तो ये निशान भी नीचे दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये पढ़ने वाली बातें हैं और याद रखने वाली बातें हैं, इसमें समझाने वाली को ज़्यादा, ये देख लें। अच्छा, इसमें आगे इसमें इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें थी इसमें। अच्छा, पैरेंथेसिस ये देखनी है आपने। ब्रैकेट्स क्या होती हैं, देखें ब्रैकेट्स का आपको पता है, ये आपने थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे। मैकेनिक्स, लैंग्वेज रिव्यू, मैकेनिक्स आ गया इसमें, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जी। कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि हर जो आपने जुमला स्टार्ट करना है उसका फर्स्ट जो वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। तो यानी कि कैपिटलाइजेशन, बड़ा जो कैपिटल वर्ड है वो कैपिटल लेटर है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आपको पता होगा कि जो हम स्टार्ट करते हैं वहाँ फर्स्ट जो उसका लेटर है वो बड़ा होगा, या फिर किसी ऐसी यानी कि मशहूर चीज़ हो कोई, ठीक है, जैसे किसी शहर का नाम हो लाहौर, या किसी कोई इंसान का नाम हो आमिर, तो उसका ए जो है वो भी कैपिटलाइज यानी कि बड़ा होगा। तो इसके रूल्स हैं कुछ, ये रूल्स आपने लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है। इसके लिए गाइडलाइंस भी दी गई हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। तो इसमें इसके बाद आ जाता है फॉरेन वर्ड्स, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एब्रीवेशंस क्या होता है आपको पता है इस चीज़ का भी, कि एब्रीवेशन जैसे मिस्टर को MR लिखते हैं, ठीक है, मिसिस को MS लिखते हैं, BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, PhD ये भी किसी का मुखफ़फ़ है, ठीक है। एब्रीवेशंस यानी कि मुखफ़फ़। तो PhD का मतलब है डॉक्टर ऑफ फिलासफ़ी। इसी तरह कोई BS कर रहा है तो बैचलर ऑफ साइंस, MCS कर रहा है तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है, ये एब्रीवेशंस हैं। उसके बाद एक्रोनिम्स भी एब्रीवेशन होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि कोई वर्ड बन जाए। देखें, ये आ जाता होता है कि एब्रीवेशंस और एक्रोनिम्स में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि एक्रोनिम्स भी एब्रीवेशन ही होते हैं, लेकिन ये एब्रीवेशन ऐसे होते हैं कि जिनका फर्स्ट वर्ड लिख के
तो एक नया लफ्ज़ बन जाए उसको एक्रोनिम्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आइड्स, देखें एक नया वर्ड बन गया आइड्स। आइड्स किसको आगे उसको फुल फॉर्म लिखी हुई है रैम, देखें रैम एक फुल वर्ड बन गया। तो रैम किसका मुखफ़फ़ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। रोम एक फुल वर्ड बन गया, तो ये किसका है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इनमें डिफरेंस ये है कि ये एक नया वर्ड बन जाता है, एक्रोनिम्स इसको कहते हैं। HTML इस तरह से, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट लिंक प्रोटोकॉल, ये सारा चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी MCQs के लिहाज से। ज़्यादातर ये इननोमरेशन के जो आपने पैराग्राफ बनाना है उसमें नंबरिंग दें, इननोमरेशन करें, ये चीज़ें ये हमने पढ़ी हुई हैं तकरीबन। पेजिनेशन यानी कि पेज नंबर, आप कोई कुछ लिख रहे हैं तो पेज नंबर 1 2 3 या जो भी इन्होंने बताया हुआ है वो पेज नंबर आप दे सकते हैं। टेबल एंड फिगर्स, आपने अपने क्लैरिटी लाने के लिए टेबल्स को इस्तेमाल करें, फिगर को इस्तेमाल करें, सैम्बल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेलिंग्स आ गया, ऑलवेज प्रूफ रीड योर डॉक्यूमेंट फॉर मिस स्पेलिंग, कि आपने स्पेलिंग चेक कर लेने हैं कि गलत ना हो, ठीक है, ये चीज़ें। लिसनिंग एंड इंटरव्यूइंग, देखें जी ये ज़रा इम्पोर्टेंट है आपके लिहाज से, क्योंकि हज़ारी बात है ज़्यादातर, बल्कि हर स्टूडेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसमें इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कैसे रिप्रेजेंट करना है ख़ुद को, तो ये चीज़ें ये पढ़ने के बाद हमें जो है पता चल जाएंगी। तो ये चीज़ें, इसमें दो चीज़ें आती हैं, कम्युनिकेटिंग ओरली, कहता है कि दो तरह की कम्युनिकेशन होती है ना, एक ओरली के हम ओरली कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जैसे हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, ठीक है, बोल के, तो ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं जब हम ओरली कम्युनिकेशन करते हैं ना, उसमें दो चीज़ें, एक स्पीकिंग और एक लिसनिंग। एक जब हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये चीज़, और दूसरी लिसनिंग कि हमने सुनना भी है, अगले बंदे की बात को कैसे सुन रहे हैं, कैसे हम उसको ले रहे हैं बात को। तो ये दो चीज़ें, ठीक है, ये मैंने बता दी। स्पीकिंग क्या होती है आपको पता है, कैसे बोल रहे हैं, लिसनिंग के अगले बंदे को सुनना भी है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू लिसन, जब आप सुनते हैं तो क्या होता है, सेंसिंग, ठीक है, इंटरप्रेटिंग, इवेल्युएटिंग, रिमेंबरिंग, रिस्पोंडिंग, ये सारा कुछ करने के बाद फिर लास्ट पे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि जवाब देते हैं। द 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग, इसकी 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है, ये आपने देख लेनी है। इनके बाद इसमें क्या है करने वाला, इसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू को कितनी अक़साम के इंटरव्यू होते हैं, जॉब इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू होता है, एग्ज़िट इंटरव्यू, ये मुख्तलिफ नाम आपने जस्ट देखने हैं कि कौन कौन से इंटरव्यू हो सकते हैं। 42 लेक्चर नंबर जी, प्लानिंग इंटरव्यूज़ एंड कंडक्टिंग मीटिंग। इंटरव्यू को जब इंटरव्यू आपने लेना है या देना है, ठीक है, इंटरव्यू किसी को, तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, या कोई मीटिंग हो रही है तो उसको कंडक्ट कैसे करना है, इसमें वो चीज़ सिखाई गई है। प्लानिंग इंटरव्यू प्लान करने के लिए कहता है, इंटरव्यू इज़ सिमिलर टू प्लानिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कोई दूसरी फॉर्म है वैसे ये है। यू बिगिन बाय स्टेटिंग योर पर्पस, अपना पर्पस जो है सबसे पहले वो स्टेट करें। एनालाइजिंग द अदर पर्सनस, दूसरे पर्सनस को एनालाइज करें, ठीक है। एंड फार्मूलेटिंग योर मेन आइडिया, और अपना मेन आइडिया जो है उसको फार्मूलेट कर दें। तो ये इसकी जो प्लानिंग की कुछ स्टेप्स थे ये आपने याद रखने हैं, बाकी जो हाईलाइट किया वो भी आप पढ़ सकते हैं और अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, सबसे पहले तो आपको फॉर एग्जांपल आप जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं या दे रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये सपोज कर लें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस जॉब के लिए मेरे पास आया है, ठीक है, और ये जो जॉब करेगा उसका जो काम है वो क्या है, ताकि आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकें। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये देख रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, टू ऑब्टेन बोथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड underlying feelings you shall probably use various types of questions. Open-ended questions invite the interview to offer an opinion, not just a yes, no or one word answer. अच्छा, आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप ओपनली अपना जो है आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा कि आप यस या नो में जवाब दें। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, तो आप क्या करें, अपना खुल के
इंट्रोड्यूस करवाएं तो इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहेंगे, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन एक है ये वाला, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप सिर्फ यस या नो में जवाब देते हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कहते हैं यस या कहते हैं नो सर। तो ये जो है आपका इंटरव्यू स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप इसके बारे आप थोड़ा रीड कर सकते हैं। रीड ही करने वाली बातें हैं ये, ठीक है। ये तकरीबन वो चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट को पता होती हैं, लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा सा रीड करने की ज़रूरत है आपको। बाकी इसमें से जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये MCQs के लिहाज से है, इसमें से आ सकता है कोई, लेकिन वो इतना आप रीड नहीं कर सकते। 43 लेक्चर नंबर गिविंग स्पीचेस एंड ओरल प्रेजेंटेशंस। आपने स्पीच करनी है या ओरल प्रेजेंटेशन देनी है, वो कैसे देनी है, ठीक है। इसमें प्रिपेयरिंग टू स्पीक, सबसे पहले जो आपने बोलना है उसको प्रिपेयर करें, ठीक है, उसकी रिहर्सल करें। ये हमने मिड के सिलेबस में भी पढ़ा हुआ था। डिफाइन योर पर्पस, अपने पर्पस को यानी कि डिफाइन करें। एनालाइज योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को एनालाइज करें। डेवलप अ प्लान फॉर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट्स। तो ये चीज़ें देखें कितनी आसान है, ये मैंने पॉइंट से बता दिया, ये बाकी रीड करने की ज़रूरत नहीं। एनालाइज योर ऑडियंस यानी कि अपनी ऑडियंस को एनालाइज करें। प्लानिंग योर स्पीच और प्रेजेंटेशन, इन प्लान करने के लिए जो है वो कौन से आपको स्टेप्स की ज़रूरत होती है। यू डेवलप द मेन आइडिया, कंस्ट्रक्ट एंड आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन बनाएं। उसके बाद एस्टिमेट द अप्रोप्रिएट लेंथ, तो डिसाइड ऑन द मोस्ट इफेक्टिव स्टे। ये क्या लिखा हुआ है, कुछ मिसिंग है इसमें शायद, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड आउटलाइन, आउटलाइन जब आपने बनानी है तो क्या चीज़ उसमें हो, उसका स्ट्रक्चर क्या हो, ठीक है। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। वो कहता है द सब्जेक्ट हो, पर्पस हो, ऑडियंस हो, ठीक है, ये चीज़ें हो। उसके बाद टाइम अलॉटेड फॉर योर स्पीच और प्रेजेंटेशन, जो टाइम आपने अलॉट करना है वो कितना हो, टाइम का भी हिसाब रखना है। एस्टिमेटेड लेंथ, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर बता दी हैं, ठीक है। डिसाइडेड ऑन द स्टाइल इसमें, और बस आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप कर सकते हैं। गिविंग स्पीचेस एंड ओरल प्रेजेंटेशन लेक्चर नंबर 44, तो ये भी वही चीज़ें हैं। द बॉडी क्या हो उसकी, ठीक है। बल्क ऑफ योर स्पीच और प्रेजेंटेशन विल बी डिवोटेड टू अ डिस्कशन ऑफ द 3 or 4 मेन पॉइंट्स इन योर आउटलाइन। 3 या 4 जो है वो आउटलाइंस के पॉइंट्स हो सकते हैं, वो जो ऊपर हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। एम्फसाइजिंग स्ट्रक्चर, वो कहता है जो स्ट्रक्चर आपने बनाना है उसको एम्फसाइज करें, यानी कि उसको छोटा करें। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो कि जिससे ऑडियंस तंग आ जाए और उनकी जो है वो तवज्जो ना रहे। होल्डिंग द ऑडियंस अटेंशन, वो कहता है ये वही बात आ गई कि अपनी ऑडियंस की जो अटेंशन है वो भी अपनी तरफ रखनी है आपने, ठीक है। बोर नहीं उनको कर देना, इस तरह का मटेरियल तैयार नहीं करना कि वो बोर ही हो जाए, आपकी ध्यान से बात सुने ही ना। था क्लोज, उसके बाद आपने क्लोज कैसे करना है ये आप थोड़ा सा रीड कर लें ताकि आइडिया हो जाए बस। द विजुअलाइड्स का मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ्स चार्ट्स वगैरह इस्तेमाल करके ऑडियंस को समझाना विजुअलाइड्स होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सेलेक्टिंग द राइट मीडियम, अच्छा जो आपने स्पीच कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो किस मीडियम से आपने डिलीवर करना है, वो चीज़ें आपने देखनी है। स्लाइड्स, जैसे ओवरहेड स्लाइड्स के ज़रिए आप कर रहे हैं या कंप्यूटर के ज़रिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं इसमें। आई थिंक इसमें और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाता है रिव्यू, रिटन कम्युनिकेशन का रिव्यू आ गया। ये हम वो चीज़ें हैं यानी कि जो हमने पीछे पढ़ के आए हुए हैं और इसमें बस थोड़ा सा वही चीज़ें दोबारा हमारी रिवीजन करवाई गई है, ये आपने खुद ही देखनी है, ये मैंने हर चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए, एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कोहेरेंस, ये 7 C's में से आ गया। तो ये वही चीज़ है जो मैंने बताया हुआ है, 7 C's ऑफ क्लैरिटी। तो ये बिल्कुल वही चीज़ जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, या आप इसको एक बार रीड करें। इसमें एक मेमोरेंडम क्या होता है, लेटर क्या होता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, ठीक है। हेड, बॉडी, फुटर, हेडर्स, ये वो चीज़ें हैं जिसमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने ना समझाई और बड़े डिटेल से समझाई है। इसमें से क्वेश्चन आ भी जाता होता है, ये आपने जस्ट रीड करने हैं, ठीक है। तो ये देख लें 24-25 मिनट में मैंने 7-8 लेक्चर जो हैं आपके कवर कर दिए, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ गाइडलाइन मिली है, ठीक है। देखिए, शॉर्ट से टाइम में सारा बिल्कुल डिटेल से हर एक लफ्ज़ तो मैं पढ़ा नहीं सका, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें
क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप बता दें, कुछ ना कुछ इस तरह से कर दें, तो मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की। अगर बेहतर लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों से भी शेयर करें, और दूसरे नंबर पर कमेंट भी कर दिया करें। अगर अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, क्योंकि कोई गलती कोताही कमी कोताही भी रह सकती है, तो उसको नेक्स्ट टाइम मैं बेहतर बना सकूँ। ठीक है, तो वो भी आप फ़ीडबैक दिया करें। अगर कोई अच्छे लग रहे हैं लेक्चर तो उस हवाले से भी फ़ीडबैक दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।